नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 5 दिसंबर 2022 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो दोस्तों, आइए पहले टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि पृष्ठ संख्या 8 पर आया हुआ है। इसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाइना मूव्स इन द इंडियन ओशियन, यानी चाइना का जो पूरी तरह से देखा जाए तो प्रभुत्व हिंद महासागर, ये पूरा इंडियन ओशियन है। तो यह हिंद महासागर में अगर देखा जाए तो सबसे अच्छी स्थिति अगर किसी देश की है तो अपने इंडिया की है। तो भारत तीन ओर से हिंद महासागर की ओर नजर रखता है। ऐसे में उसके इस प्रभाव को कम करने के लिए, हिंद महासागर पर अपने प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए चीन लगातार प्रयास कर रहा है। तो उसी से संबंधित यह लेख है। दोस्तों, 21 नवंबर को चीन ने हिंद महासागर क्षेत्र में आने वाले 19 देशों, यानी यहाँ पर अगर आप मानचित्र में देख सकते हैं तो यह इर्द गिर्द यह सारे हिंद महासागर के देश हैं। तो 19 देशों के साथ एक मीटिंग की, और सोचिए इसमें हमारा भारत क्या था, अनुपस्थित था। और यह बहुत ही चिंता का विषय है, खासकर भारत के लिए। सोचिए, हिंद महासागर में सबसे अच्छी स्थिति किसकी है, भारत की है, और भारत वहां पर अनुपस्थित रहा है। तो इस तरह से चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी, जिसे CIDCA कहा जाता है, तो कि इस मीटिंग की विदेश मंत्रालय की तरफ से यह आयोजित किया गया था। और दोस्तों, चीन हिंद महासागर रीजन फोरम की तरफ से हुई मीटिंग में कितने 19 देशों ने हिस्सा लिया इसमें, जो कि हिंद महासागर से संबंधित हैं। लेकिन इकलौता भारत ऐसा देश था जो इस मीटिंग से बाहर था। इस सम्मेलन के बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई तो विदेश मंत्रालय की तरफ से यही बताया गया। तो दोस्तों, इस मीटिंग को साझा विकास थीम के तहत आयोजित किया गया था। तो यूनान प्रांत के कुमिंग में हुई यह मीटिंग ब्लू इकोनॉमी पर चर्चा हुई थी, यानी नीली अर्थव्यवस्था पर चर्चा हुई थी। और इसमें कहा गया कि मालदीव और ऑस्ट्रेलिया ने त्वरित उत्तराधिकार में मंच पर अपनी उपस्थिति से इनकार किया, जैसा कि चीनियों ने दावा किया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ही इसमें शामिल था। तो इसमें जो शामिल देश थे, यहाँ पर ये देख सकते हैं फ्लैग दिख रहा है, इंडोनेशिया, म्यांमार यहाँ भारत से सटा हुआ है, इधर पाकिस्तान है ही यहाँ पर। तो इस तरह से ये सारे अफ्रीका महाद्वीप के देश जो हिंद महासागर में जुड़े हुए हैं, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यह सारे देश इसमें भाग लिए। तो दोस्तों, क्या यह मीटिंग चीन की एक बड़ी रणनीति हो सकती है? तो चीन इस कार्यक्रम को एक रणनीतिक पहलू के तौर पर देखता है, यानी पाकिस्तान, इंडोनेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान, ईरान, ओमान, दक्षिण अफ्रीका, केन्या, मोजाम्बिक, तंजानिया, सेशेल्स, मेडागास्कर, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेडागास्कर है, मॉरिशस, जिबूती यहाँ पर। तो ये इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने इसमें हिस्सा लिया था, जबकि वह कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया था। तो इस तरह से भारत को CIDCA एजेंसी की तरफ से आमंत्रण नहीं भेजा गया था, और यह चीन की नई डेवलपमेंट एजेंसी है। कौन? CIDCA। तो इस तरह यह देख सकते हैं कि यह जो एजेंसी है, पूर्व उप विदेश मंत्री लिउ झाओ हुई इसके मुखिया हैं, और झाओ हुई भारत और पाकिस्तान में राजदूत भी रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए उनका रुख हमेशा नरम रहा है, और भारत के प्रति उनका रवैया ठीक नहीं था। तो क्या यह मीटिंग दुनिया को एक बड़ा संदेश देगी? तो विशेषज्ञों के मुताबिक इस फोरम के जरिए चीन का मकसद कूटनीतिक तरक्की को दुनिया को बताना है। और इस साल की शुरुआत में चीन के विदेश मंत्री ने श्रीलंका की यात्रा भी की, और इस दौरान उन्होंने सहमति पर तालमेल बनाने और आम विकास को बढ़ावा देने के मकसद से हिंद महासागर द्वीप, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये श्रीलंका है, तो यहाँ श्रीलंका की यात्रा की थी। तो इसके दौरान ही उन्होंने सहमति और तालमेल बनाने और आम विकास को बढ़ावा देने के मकसद से हिंद महासागर द्वीप के देशों के विकास के लिए एक नया मंच बनाने का प्रस्ताव दिया था, और इसी दौरान श्रीलंका से पहल में बड़ी भूमिका निभाने की अपील की थी। तो दोस्तों, इस मीटिंग का मकसद क्या था, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस मीटिंग में भाग लेने वाले देशों ने हिंद महासागर में मौजूद संसाधनों को मजबूत करने से लेकर
पर्यटन, शिपिंग एक स्थायी तरीके से आगे बढ़ाने पर चर्चा की है। जिसने चीन अफ्रीका सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना की, ने देशों से गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों को संयुक्त रूप से संबोधित करने और वैश्विक विकास सहयोग एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना की है और इस सहयोग में भाग लेने के लिए भी कहा है, ताकि एक संयुक्त, समान, संतुलित और समावेशी वैश्विक विकास किया जा सके। तो चीन का यही कहना है कि वह हिंद महासागर में मौजूद देशों को वित्तीय, मटेरियल और तकनीक समर्थन देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, चीन की देशों को फंसाने की नीति आप लोग जानते ही होंगे। चीन हिंद महासागर क्षेत्र में अपने प्रभाव बढ़ाने की कोशिशों में लगा हुआ है। वह यहाँ मौजूदा बंदरगाहों पर भारी निवेश कर रहा है और पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए संसाधन भी मुहैया कराने में लगा है। चीन ने जहां जिबूती में तो अपना नेवी बेस तैयार कर ही लिया है, तो वहीं श्रीलंका के हम्बनटोटा, यहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि हम्बनटोटा को भी 99 साल की लीज पर ले लिया है। दूसरी ओर भारत के ठीक सामने अरब सागर तक पकड़ मजबूत करने के लिए पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट, यहां पर आप देखोगे पाकिस्तान है, यह भाग देख सकते हैं, तो यहां ग्वादर पोर्ट पर उसने अपना बहुत सारा निवेश किया है, वहां का बंदरगाह को तैयार किया है और भारत के पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश मालदीव पर भी जमकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश कर रहा है। तो दोस्तों, प्रभाव कमजोर करने की यह कोशिश में है। इस मीटिंग से यही अंदेशा लगाया जा रहा है। तो चीन के इस मंच का मकसद हिंद महासागर में भारत के प्रभाव को कमजोर करना है और यह भारत के लिए चिंता का विषय है। भारत की तरफ से हिंद महासागर रिम एसोसिएशन को संचालित किया जा रहा है और इस संगठन में 23 देश हैं। दोस्तों, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, तो इसमें 23 देश शामिल हैं। चीन साल 1997 में शुरू हुए IORA में डायलॉग पार्टनर है और दोस्तों, यह संगठन साल 2015 में अफ्रीकी यूनियन और संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक बना था और साल 2020 में भारत और चीन के पूर्वी लद्दाख में टकराव शुरू हुआ। इसके बाद से गलवान घाटी हिंसा ने दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों को बड़े स्तर पर प्रभावित किया है और यही कारण है कि चीन भारत को चारों ओर से, यहाँ श्रीलंका में बेस तो बना ही रहा है, अगर हम लोग बात करें तो इधर गलवान में उसने डिस्टरबेंस पैदा किया था, इधर नेपाल को भी वह काफ़ी कुछ सहायता कर रहा है, जिसकी वजह से नेपाल भारत में रिश्तों में काफ़ी बीच में खटास आ गई थी। म्यांमार में कोको चैनल पर उसने कोको पोर्ट यानी कह सकते हैं कि पर्ल ऑफ रिंग पॉलिसी, चारों ओर से भारत के इसने कह सकते हैं कि भारत को घेरने का यह प्रयास कर रहा है। तो यह भारत के लिए चिंता का विषय है और यह मीटिंग भी चिंता का विषय है। यानी चीन जो है हिंद महासागर में अपने प्रभुत्व को बढ़ाना चाहता है, क्योंकि भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, क्वाड समूह आपने देखा होगा कि इंडो पैसिफिक रीजन में वह अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो उसी के काउंटर में चीन ने यह मीटिंग आयोजित की है। अब बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर। पृष्ठ संख्या 6 पर आया हुआ है, इसको आप भूगोल में भी डाल सकते हैं, क्योंकि यह मृदा ऐसा सब्जेक्ट है कि यह आर्थिक विकास, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी दोनों से इसको जोड़ सकते हैं। तो इसको फर्स्ट एंड थर्ड पेपर दोनों में जोड़ा जा सकता है। यानी पुअर सॉइल मैनेजमेंट विल इरोड फूड सिक्योरिटी। तो यहां पर बात यही की जा रही है कि खराब मृदा प्रबंधन जो कि खाद्य सुरक्षा के लिए यह खतरा, यानी इसको समाप्त कर देगा। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि खबर यही है, यानी आज 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो यहां पर आपके लिए जानना आवश्यक है कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, क्यों मृदा दिवस मनाया जाता है। अभी आप लोगों के मन में यही आ रहा होगा प्रश्न कि इन मृदा दिवस को मनाया क्यों जाता है। तो कोई भी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। क्योंकि यह मृदा जो है, अगर देखा जाए तो मृदा क्या है, यह मृदा जो है भूप्रपति का ऊपरी कठोरतम भाग है। यानी कह सकते हैं कि ऊपरी भाग है, इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जीवांश पाए जाते हैं। तो यह मृदा हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी लाभदायक है, वनस्पतियों के लिए लाभदायक है, जंतुओं के लिए लाभदायक है और मानव जाति के लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो धीरे धीरे इसका क्या हो रहा है,
अवक्रमण हो रहा है, अपरदन हो रहा है, तब ऐसे में इसे बचाने के लिए इसको दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो इसीलिए 2002 में अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ द्वारा मृदा को मनाने के लिए, यानी मृदा दिवस को मनाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस की सिफारिश की गई। और दोस्तों, थाईलैंड जो कि दक्षिण पूर्व एशियाई देश है, जिसकी राजधानी क्या है, बैंकॉक है, जो कि चाओ फ्राया नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसके नेतृत्व में वैश्विक मृदा भागीदारी के ढांचे के भीतर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने वैश्विक जागरूकता बढ़ाने वाले मंच के रूप में WSD यानी वर्ल्ड सॉइल डे की औपचारिक स्थापना का समर्थन भी कर दिया। और ऐसे में 2013 में विश्व मृदा दिवस मनाने का समर्थन किया गया और पहली बार विश्व मृदा दिवस 2014 को मनाया गया। तो दोस्तों, यह मृदा क्या होती है, मृदा के बारे में थोड़ा जानिए। तो मृदा क्या है कि जैसे आप देख सकते हैं कि पृथ्वी है, यानी पृथ्वी या भूमि का ऊपरी भाग जो होता है मृदा, तो यह जो मृदा, इसमें सॉइल प्रोफाइल होता है, यानी इस मृदा का निर्माण कोई ऐसा नहीं है कि एक दो दिन में होता है, इसमें भी लाखों साल लगते हैं। तो मृदा में विभिन्न खनिज पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं कई प्रकार की मृदाएं होती हैं, जैसे काली मृदा सुना होगा, लाल मृदा सुना होगा, दोमट मृदा सुना होगा, तो बलुई मृदा सुना होगा, मरुस्थलीय मृदा सुना होगा। तो इन मृदाओं की अलग अलग प्रकृति है, इनमें अलग अलग खनिज पाए जाते हैं, इनमें अलग अलग कार्बनिक पदार्थों का संयोजन होता है, इसमें जीवित जीवों का एक संयोजन है और यह पृथ्वी पर सभी के जीवन का आधार है। यानी हमारी तरह ही मिट्टी को भी स्वस्थ रहने के लिए उचित मात्रा में पोषक तत्वों की संतुलित और विविध आपूर्ति की आवश्यकता होती है। अब आप देखिए कि कोई भी फसल का उत्पादन करने के लिए आप उस मृदा में फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं कि नहीं? तो फर्टिलाइजर का जो प्रयोग करते हैं, लेकिन आजकल किसानों ने अंधाधुंध प्रयोग कर दिया। क्योंकि देखिए, अब मान लीजिए कि आपके लिए देसी घी बहुत ही लाभदायक है, आपके लिए बादाम बहुत लाभदायक है, आपके लिए काजू बहुत लाभदायक है, लेकिन क्या उसकी मात्रा अगर हम बढ़ा देंगे तो हमारे शरीर में अन्य प्रकार की समस्याएं भी तो उत्पन्न होंगी। तो उसी प्रकार इस मृदा में उर्वरक की मात्रा इतनी ज्यादा किसानों ने बढ़ाना शुरू कर दिया कि जिसका प्रभाव पड़ने लगा। तो दोस्तों, इस तरह से यह मृदा कृषि प्रणालियों में प्रत्येक फसल के साथ पोषक तत्वों को खो देती है। यदि मिट्टी को स्थायी रूप से प्रबंधित नहीं किया जाता है तो उर्वरता उत्तरोत्तर खो जाती है और मिट्टी पोषक तत्वों की कमी वाले पौधों का उत्पादन करेगी। यानी कहने का मतलब यही है कि हम जो फसलों का उत्पादन करते हैं तो विभिन्न प्रकार के रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं, लेकिन इन रासायनिक खादों का इतनी ज्यादा मात्रा में हम लोगों ने प्रयोग कर दिया कि मृदा में लवणता की मात्रा बढ़ने लगी, मृदा मरुस्थलीय मृदा की ओर परिवर्तित होने लगी। तो इस तरह से उसमें कई खनिजों की बढ़ोतरी होने लगी और कई खनिज कम होने लगे। कई मृदाओं में लगातार जल अगर भरा रहता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, तो वह मृदा में क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी। जैसे हम लोग ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते, कोरोना काल में आप लोगों ने देखा होगा, तो उसी तरह से इन मृदा को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लगातार वाटर लॉगिंग अगर हो गई तो वह भी मृदा खराब हो जाती है। उसके बाद जब मृदा का ऊपर जब पानी सूखता है तो व्हाइट रेसेस पड़ जाते हैं, जिसे रेह ऊसर या कलर कहा जाता है, आप लोगों ने सुना होगा। तो इस तरह से मृदा पोषक तत्व हानि, यानी मिट्टी के पोषक तत्वों की हानि एक प्रमुख मृदा क्षरण प्रक्रिया है जो पोषण के लिए खतरा है। यानी इसमें पोषक तत्वों को जो मात्रा है उसको या तो ज्यादा कर दे रहे हैं या कहीं कहीं कम कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से मृदा क्षरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। और दोस्तों, मृदा अपरदन की समस्या मानवीय और प्राकृतिक दोनों हो रही है, यानी मानव जनित भी है और प्राकृतिक जन्य भी हो रही है। इसे दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा और स्थिरता के लिए वैश्विक स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक माना जा रहा है। तो दोस्तों, यह चिंता का विषय क्या है? तो पिछले 70 वर्षों में अगर देखा जाए तो भोजन में विटामिन और पोषक तत्वों के स्तर में भारी कमी आई है और यह अनुमान यही लगाया जा रहा है कि दुनिया भर में 2 अरब लोग सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से पीड़ित हैं, जिन्हें छिपी हुई भूख कहा जाता है, क्योंकि इसका पता लगाना मुश्किल है। यानी हम कह सकते हैं कि जिस अनाज का हम उपभोग कर रहे हैं, क्या उस अनाज में सभी प्रकार के पोषक तत्व हैं? कई ऐसे अनाज हैं जिसमें पोषक तत्वों की
कमी देखी जा रही है। तो इस तरह से इन मृदाओं में भी धीरे धीरे उन खनिज पदार्थों की कमी होगी। जैसे हमारी बॉडी में सोडियम की मात्रा अगर अधिक हो जाए, कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाए, आयरन की डिफिशियंसी हो जाए, तो इस तरह से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। अगर उन खनिजों को कम कर देंगे तो क्या होगा, हमारा शरीर क्षीण होता जाएगा। इसी तरह से इन मृदाओं में भी अगर विभिन्न खनिजों का मात्रा बढ़ जाएगी या घट जाएगी तो इस मृदा में क्या है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो इसको जो है आप देख सकते हैं कि मृदा का जो क्षरण है कुछ मिट्टी को पोषक तत्वों की कमी के लिए प्रेरित करती है, जिससे फसलों को सहारा देने की उनकी क्षमता कम हो जाती है, जबकि अन्य पोषक तत्वों की इतनी अधिक मात्रा होती है जो पौधों और जानवरों के लिए विषाक्त वातावरण का प्रतिनिधित्व करती है और पर्यावरण को प्रदूषित करती है और जलवायु परिवर्तन का भी कारण बन जाती है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, कई बार ऐसी वनस्पतियों का प्रयोग कर देते हैं जिसकी वजह से मृदा की जो कह सकते हैं कि उर्वरक, मतलब उसमें जो आर्द्रता होती है पूरा खींच लेता है। जैसे यूकलिप्टस का पेड़ लगा दीजिए तो मृदा की पूरी आर्द्रता को वह पेड़ खींच लेता है। तो अब क्या होगा, वह मरुस्थलीय मृदा की ओर परिवर्तित हो जाएगी। उसमें विभिन्न प्रकार के खनिजों का अभाव हो जाएगा, जीवांश का अभाव पाया जाएगा, सूक्ष्म जीवांश को अभाव पाया जाएगा। तो इस तरह से यह समस्याएं हो जाती हैं। तो दोस्तों, यह मृदा अवक्रमण या निम्नीकरण, इसके परिणाम क्या हैं? तो यह जो मृदा का निम्नीकरण हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, यह आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि पहले बहुत घने जंगल हुआ करते थे। उन जंगलों को काट कर कृषि क्षेत्र में बदल दिया गया। फिर कृषि क्षेत्र को भी खत्म करके वहां पर कंक्रीट के जंगलों का निर्माण कर दिया गया। यानी कह सकते हैं बड़ी बड़ी इमारतों का। आप हरियाणा में देखिए कि गुरुग्राम आपने सुना होगा, सोनीपत, पानीपत, इन सब में एक लहलहाती कृषि हुआ करती थी। लेकिन आज देखिए कि ऊंची ऊंची 30-30 मंजिल की इमारतें देखने को मिल रही हैं। तो यह औद्योगिक गतिविधियां, खनन, अपशिष्ट उपचार, कृषि, जीवाश्म ईंधन निष्कर्षण और प्रसंस्करण, यह परिवहन उत्सर्जन मिट्टी के क्षरण में योगदान देने वाले मुख्य कारक हो गए हैं। मिट्टी के पोषक तत्वों के नुकसान के पीछे मिट्टी का कटाव, अपवाह, निक्षालन, फसल अवशेषों को जलाना, यानी जैसे आप देखिए कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो यानी जो स्थानांतरणशील खेती होती है, तो उसमें क्या होता है, आदिवासियों या आदिम जातियों के द्वारा जो वनवासी होते हैं वह उन जंगलों को जला करके साफ करते हैं, जिसकी वजह से मृदा में पोषक तत्व की कमी हो जाती है, सूक्ष्म जीवों की मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से मृदा का क्षरण हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है। यानी किसी न किसी रूप में मिट्टी का क्षरण भारत के कुल भूमि क्षेत्र का 29% प्रभावित हो रहा है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर रीजन में वायु प्रदूषण का कारण हो रहा है, पराली जलाते हैं। उस पराली जलाने से वायु प्रदूषण के कारण पूरी दिल्ली गैस चैम्बर में तो डेवलप होती है, लेकिन उसके साथ साथ हरियाणा और पंजाब के खेतों की उर्वरता भी, मृदा जो है नष्ट होती, मृदा का जीवन खत्म हो रहा है। और यह बदले में कृषि उत्पादकता, इन सीटू जैव विविधता संरक्षण, यानी वहां पर जो बहुत सारी जैव विविधताएं पाई जाती हैं वह सब नष्ट हो जा रही हैं जो भूमि पर निर्भर हैं। दोस्तों, लगभग 3.7 मिलियन हेक्टेयर भूमि में पोषक तत्वों की कमी से यह ग्रस्त है। इसके अलावा उर्वरकों, कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग, मैंने कहा था ना, बहुत ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर का यूज किया जा रहा है, पेस्टिसाइड का यूज किया जा रहा है, जिसकी वजह से वह मृदा जहरीली हो गई है। उस मृदा का जहरीली, अब वर्षा का जब जल उसमें घुलता है और मृदा के अंदर चला जाता है, उस मृदा के माध्यम से अंडरग्राउंड वाटर भी दूषित होता जा रहा है। तो इस तरह से मृदा क्षरण के प्रभाव दूरगामी है और मानव तथा पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य पर इसका अपूरणीय परिणाम हो सकता है। दोस्तों, इस मृदा के संरक्षण के लिए भारत ने 5 सूत्रीय रणनीति लागू कर रही है। इसमें मृदा को क्या करना है, रसायन मुक्त बनाना है। इसके लिए नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट फार्मिंग की ओर भारत आगे बढ़ रहा है, कार्बनिक खेती को बढ़ावा दे रहा है, मिट्टी की जैव विविधता को बचाना है, एसओएम में वृद्धि, मिट्टी की नमी को बनाए रखना है, मृदा अपरदन को कम करना है, मृदा अपरदन को पूरी तरह से रोकना है। जैसे चारागाहों, बड़े बड़े चारागाह हैं, जानवर चरने जाते हैं और उसके खुर से मृदा का अपरदन होता है। जंगलों को हमको बढ़ाना है, क्योंकि जंगलों को काट दिया गया है, जिसकी वजह से मृदाएं जो है, इन जंगलों की जो जड़ें हैं उन पे मजबूत पकड़ रखती थी, लेकिन वह पकड़ खत्म हो गई है और यही कारण है कि मृदा का अपरदन हो रहा है। पहले किसानों को मिट्टी के प्रकार, मिट्टी की कमी, मिट्टी की नमी की मात्रा के बारे में जानकारी का अभाव था। तो इन मुद्दों को हल करने के लिए
भारत सरकार ने वर्ष 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी सॉइल हेल्थ कार्ड जिसे SHC कहते हैं योजना शुरू की थी। आप लोगों ने सुना होगा। तो SHC का उपयोग मृदा स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए किया जाता है और समय के साथ उपयोग किया जाता है तो मृदा स्वास्थ्य में परिवर्तन का निर्धारण किया जाता है। इसी तरह से मृदा स्वास्थ्य कार्ड मृदा स्वास्थ्य संकेतक और संबंधित वर्णनात्मक शब्द प्रदर्शित करता है जो किसानों को आवश्यक मृदा संशोधन के लिए मार्गदर्शन करता है। अन्य पहलों में मिट्टी के कटाव को रोकने, प्राकृतिक वनस्पतियों के पुनर्जनन, वर्षा जल संचयन और भूजल तालिका के पुनर्भरण के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी शामिल है। इसके अलावा नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जिसे NMSA कहते हैं में जैविक खेती और प्राकृतिक खेती जैसी पारंपरिक स्वदेशी प्रथाओं का बढ़ावा देने वाली योजनाएं हैं जिसमें रासायनों और अन्य कृषि इनपुट पर निर्भरता कम होती है और छोटे किसानों का मौद्रिक बोझ भी कम होता है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन स्थायी कृषि खाद्य प्रणालियों को बढ़ावा देने की दिशा में मृदा संरक्षण में भारत सरकार के प्रयासों का समर्थन करने के लिए कई गतिविधियां करता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके पूर्वानुमान उपकरण विकसित करने के लिए राष्ट्रीय वर्षा संचित क्षेत्र प्राधिकरण और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ सहयोग कर रहा है जो कमजोर किसानों को विशेष रूप से वर्षा सिंचित क्षेत्रों में फसल विकल्पों पर सूचित निर्णय लेने में सहायता करेगा। तो इस तरह से भारत की मृदा संरक्षण नीति है। भारत को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की सहायता। तो दोस्तों FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों का यह समर्थन करता है। दोस्तों FAO जिसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं फसल विविधीकरण लैंडस्केप स्तरीय योजना को बढ़ावा देने के लिए 8 लक्षित राज्यों यानी मध्य प्रदेश, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब में कार्य कर रहा है। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में FAO राज्य सरकार और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ साझेदारी कर रहा है ताकि किसानों को कृषि पारिस्थितिक दृष्टिकोण और जैविक खेती के लिए स्थायी बदलाव में सहायता मिल सके। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा मृदा के बारे में चिंताएं क्या हैं, कैसे अपर्दन हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, इन सब बातों की चर्चा हमने की है। अब बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक की ओर। व्हाई हैज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस एन ई-रूपी यानी ई-रूपी अभी आप लोगों ने देखा ही होगा कि 1 दिसंबर को लॉन्च किया गया है। इसको सामान्य अध्ययन के थर्ड पेपर यानी अर्थव्यवस्था से जोड़ा जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण यही हो जाता है कि यह डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी, तो जो ये ई-रुपया है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 दिसंबर से आम जनता के लिए जो डिजिटल रूपी है, RBI डिजिटल रूपी के पायलट लॉन्च की घोषणा कर दी है। तो इस लॉन्च के साथ भारत अपनी खुद की ब्लॉकचेन करेंसी लॉन्च करने वाले चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गया, जबकि अमेरिका जैसे देश ने अभी तक अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी इसको कहते हैं CBDC कहा जाता है, लॉन्च नहीं की है। वहीं अब यह सवाल कॉमन है कि क्या डिजिटल रूपी और क्रिप्टो करेंसी में कोई समानता है? तो CBDC और क्रिप्टो करेंसी के बीच समानता इस तथ्य पर समाप्त हो जाती है कि इन दोनों में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। इसलिए ब्लॉकचेन के कॉमन बेस के होने के नाते सभी ट्रांजैक्शन को लेजर पर ट्रैक किया जा सकता है। पुराने ट्रांजैक्शन को मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता। ऐसे में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और इसे मैनेज करना आसान हो जाएगा। इसलिए CBDC सप्लाई के साथ साथ उपयोग पक्ष पर नियंत्रण के साथ RBI की एक टेक्नोलॉजी आधारित मुद्रा होगी। यह क्रिप्टो करेंसी की तरह डिसेंट्रलाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए दिया गया डिफरेंसेस बिटवीन क्रिप्टो करेंसी एंड डिजिटल करेंसी। तो दोनों के बीच एक बड़ा अंतर यह है कि क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई नियामक नहीं है, जबकि डिजिटल रूपी RBI के नियामक के रूप में एक लीगल टेंडर है और यह लेन देन अन्य डिजिटल लेन देन की तुलना में थोड़ा अधिक गुमनाम हो सकता है, क्योंकि एक बार बैंक खाते से
पैसा डेबिट होने के बाद वॉलेट से वॉलेट में चला जाता है, लेकिन फिर भी उन्हें नियामक रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ ट्रैक किया जा सकता है। दोस्तों, चूंकि सीबीडीसी को सेंट्रल बैंक द्वारा मुद्रा नोटों को एक डिजिटल फॉर्म की तरह जारी किया जाएगा, तो ऐसे बैंकों द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो अंडरलाइन टेक्नोलॉजी यानी टेक स्टैक की तरह ब्लॉकचेन लेन देन के निशान को रिकॉर्ड करेगी और बनाए रखेगी। जिस तरह से यह बैंकों के कोर सिस्टम में किया जाता है, तो सीबीडीसी लेन देन के मामले में जारी करने के निशान सीबीडीसी नोट्स के भीतर उपलब्ध होंगे। चूंकि सीबीडीसी का डिस्ट्रीब्यूशन केवल रेगुलेटरी एंटिटीज द्वारा ही किया जाएगा और यह कुछ मामलों में केवाईसी यूजर्स को पेश किया जाएगा जो नॉन केवाईस्ड उपयोगकर्ता हो सकते हैं। तो दोस्तों, यह ब्लॉकचेन पर डिजिटल टोकन के रूप में मुद्रा है। रिटेल सीबीडीसी के साथ बिना किसी बैंक को शामिल किए लेन देन में यह सक्षम होना चाहिए। इसमें भौतिक नकदी की तरह सामान्य मूल्य वर्ग होंगे। यह यूपीआई से काफी अलग है, जो आपके बैंक खाते से रियल डिबेट होता है। सीबीडीसी एक मुद्रा है, आरबीआई एक गारंटीकृत एक लीगल टेंडर है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी के विपरीत भाग लेने वाले बैंकों द्वारा पेश किए गए और मोबाइल फोन पर संग्रहित डेटा वॉलेट के माध्यम से डिजिटल रूपी के साथ भुगतान और लेन देन करने में सक्षम होंगे। तो एक सफल पायलट और आगे इसके विस्तार से डिजिटल रूपी के रोल आउट से पारदर्शिता और कम परिचालन लागत सुनिश्चित होती है। इसके साथ भुगतान की जांच और उपयोगकर्ताओं की एक सही श्रेणी की वित्तीय जरूरतों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इनोवेशन के जरिए भविष्य के लिए डिजिटल इकोसिस्टम बनाने में आरबीआई का यह कदम दुनिया भर के सामने बड़ा उदाहरण है। और अंत में यही हम कह सकते हैं कि डिजिटल रूपी नकदी का इलेक्ट्रॉनिक रूप है, जिसका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और उन्हें बेचने के लिए किया जाएगा। और वहीं क्रिप्टो की अगर बात किया जाए, इसके विपरीत इसे एसेट क्लास के रूप में नहीं मान सकते, इसमें आप निवेश नहीं कर सकते। तो यह जो है क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी में अंतर रहा है और जो कि भारत सरकार ने शुरू कर दिया है। यहाँ पर पॉइंट्स हैं, इन्हें देख लीजिएगा जरूर। अब बढ़ते हैं दोस्तों, पृष्ठ संख्या 1 और 10 पे आया हुआ है, इसको अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जोड़ सकते हैं। एंड रेयर गेस्चर ईरान सर्च मोरालिटी पुलिस। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं ईरान ने मोरालिटी पुलिस यानी प्लूरलिटी पुलिस ईरान। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं इस लेख में यही चर्चा की जा रही है कि ईरान ने मोरालिटी पुलिस को बंद करने की घोषणा कर दी है। तो दोस्तों, यह मोरालिटी पुलिस है क्या? तो मोरालिटी पुलिस ईरान की पुलिस व्यवस्था का वो हिस्सा है जो इस्लामिक कानूनों और ड्रेस कोड को लागू करना सुनिश्चित करती थी। ईरान के अटॉर्नी जनरल के बयान के मुताबिक अब इस व्यवस्था को भंग किया जा रहा है। हालांकि अटॉर्नी जनरल मोहम्मद जफर मोंटोजेरी के इस बयान की पुष्टि ईरान से बाहर की एजेंसियों के जरिए की जानी अभी बाकी है, लेकिन माना यही जा रहा है कि उन्होंने यह बयान रविवार को एक कार्यक्रम में दिया है। कुछ महीने पहले ईरान में पुलिस कस्टडी में एक महिला की मौत के बाद से लगातार प्रदर्शन जारी है और उस महिला का नाम था महसा अमीनी। यहाँ पर आप देख सकते हैं महसा अमीनी, इसी को लेकर के यह आंदोलन चल रहा है और यह इसके खिलाफ पूरे ईरान में 16 सितंबर से लगातार यह आंदोलन चल रहा है, जब पुलिस कस्टडी में 22 साल की युवती महसा अमीनी की मौत की खबर आई थी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह मोरालिटी पुलिस का ही यह विरोध हो रहा है। तो दोस्तों, यह ईरान की मोरालिटी पुलिस है क्या? तो ईरान में 1979 की बात है कि इस्लामिक क्रांति के बाद मोरालिटी पुलिस के कई रूप देखने को मिले, लेकिन इसका हालिया रूप गश्ते इरशाद सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा। ईरानी पुलिस का यही वह हिस्सा है जो महिलाओं को हिजाब पहनने के साथ इस्लामिक कानूनों को सख्ती से लागू कराना सुनिश्चित करा रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हिजाब दिख रहा है। दोस्तों, इन्हें 2006 में यानी इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। तो 2006 से ही यह अपनी पेट्रोलिंग शुरू कर दी थी। इस दौरान ये लोग तय करते थे कि कोई भी महिला बिना हिजाब के नहीं निकले। महिलाएं शॉर्ट्स, फटी हुई जीन्स की बजाय पूरी लंबाई तक के कपड़े पहने और यही कारण है कि साल 1979 की क्रांति के बाद से ही ईरान में सामाजिक मुद्दों से निपटने के लिए मोरालिटी पुलिस कई स्वरूपों में मौजूद रही है। इसके अधिकार क्षेत्र में महिलाओं के हिजाब को लेकर के
पुरुषों और औरतों के आपस में घुलने मिलने का मुद्दा भी शामिल रहा है। लेकिन महसा अमीनी की मौत के लिए जिम्मेदार बताई जा रही सरकारी एजेंसी गश्ते इरशाद ही वो मोरालिटी पुलिस है जिसका काम ईरान में सार्वजनिक तौर पर इस्लामी आचार संहिता को लागू करना है। तो दोस्तों, गश्ते इरशाद का गठन कब हुआ था? तो 2006 में हुआ था। यह न्यायपालिका और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स से जुड़े पैरा मिलिट्री फोर्स बासिज के साथ मिलकर काम करता है। दोस्तों, यही कहा जा रहा है कि अभी तक 300 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शन में अब तक 300 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा बताई जा रही है। ईरान के शीर्ष सुरक्षा निकाय सर्वोच्च राष्ट्रीय परिषद ने कहा है कि विरोध प्रदर्शनों के चलते मारे गए लोगों की संख्या 200 से अधिक है। इस आंकड़े में सुरक्षा अधिकारी, नागरिक और अलगाववादियों के साथ साथ दंगाई भी शामिल हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा कि यह मोरालिटी पुलिस क्या है। यह छोटा लेख था, लेकिन इसे ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की ओर। चीन ने पिछले 2 दशकों में हिंद महासागर में अपनी आर्थिक, सैन्य और राजनयिक प्रभाव को तेजी से विस्तार किया। तो जांच करें कि यह भारतीय हितों को कैसे प्रभावित करता है और अपने पारंपरिक प्रभाव क्षेत्र की रक्षा के लिए भारत द्वारा किए जा रहे प्रति उपायों पर चर्चा कीजिए। तो भारत भी शांति से नहीं बैठा है। जैसे क्वाड समूह की स्थापना कर रहा है। वियतनाम में भी भारत ने, जो कि साउथ चाइना सी को स्पर्श करता है, वहां पर बेस बनाया है। तो साउथ चाइना सी को लेकर के भी चीन का विवाद रहता है। तो उसके इर्द गिर्द देश इसके विरोध में रहते हैं। तो कहीं ऐसा न हो कि हिंद महासागर का लालच देकर वह साउथ चाइना सी पर पूरा कब्जा कर ले। तो ऐसे में इंडोनेशिया जैसे देश भले ही उसमें शामिल हुए हैं, लेकिन वह चीन की तरफ कभी नहीं जाएंगे। तो इसमें आपको प्रश्न के उत्तर को 3 भागों में तोड़ लीजिए: भूमिका, मध्य भाग और अंत में निष्कर्ष। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है कि भूमिका में तो वर्तमान को लेकर के, यानी कि अभी हाल ही में चीन द्वारा बैठक बुलाई गई हिंद महासागर से सटे हुए या हिंद महासागर में स्थित या हिंद महासागर से संबंधित जो देश हैं उन सभी की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें भारत को न्योता नहीं दिया गया। तो यह भारत के लिए चिंता का विषय है। तो भारत इसके काउंटर में क्या कर रहा है, इन सभी बातों का जिक्र आपको करना है। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी पर सभी प्रकार के जीवों के लिए मिट्टी का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से इसकी चर्चा हमने बहुत ही अच्छी तरीके से की है। तो मृदा क्षरण से उत्पन्न खतरों का मूल्यांकन करें और मृदा स्वास्थ्य संरक्षण के लिए भारत द्वारा किए गए उपायों की जांच करें। मैंने एक एक पॉइंट इसके बारे में डिस्कस किया है। तो इसको भी आप विश्व मृदा दिवस की चर्चा करते हुए आपको उत्तर को आगे बढ़ाना है और इस तरह से इन दोनों प्रश्नों के उत्तर को आपको देना है। दोस्तों, आज के लिए आप लोगों के लिए पहला प्रश्न है, ग्वादर पोर्ट किस देश में है और यह किस देश की सहायता से इसको निर्मित किया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए है कि भारत में काली मृदा का निर्माण कैसे हुआ। तो इस तरह से इन दोनों प्रश्नों के उत्तर जरूर दीजिएगा और इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का भी यह अंक आप लोगों को अच्छा लगेगा और यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।